अगर हम इसके नाम को समझें तो इसके नाम में दो चीजें हम लिख सकते हैं, वेरी प्लस एबल, बदलने योग्य। वेरी माने जो बदलता रहे, एबल माने योग्य। तो ये जो कॉन्सेप्ट था इसका नाम वेरिएबल इसलिए रखा गया है क्योंकि ये अपनी वैल्यू को बदल सकता है। अभी एक्स में क्या है, 10। अब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो 10 प्रिंट होगा। अब मान लीजिए मैंने कर दिया एक्स इक्वल टू 20, प्रिंट कराएंगे एक्स। तो ये वेरिएबल अपनी वैल्यू को एक ही प्रोग्राम में बदल सकता है, लेकिन जो भी चेंज होता है वो आगे के कोड के लिए इफेक्टिव होगा। दैट मीन्स हमारा पाइथन का प्रोग्राम सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होगा टॉप टू बॉटम। तो जिस लाइन पर आप एक्स की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं उस लाइन तक एक्स वेरिएबल की अपडेटेड वैल्यू क्या है वो प्रिंट होगी। जब हम लाइन नंबर 2 पर हैं और एक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो उस समय तक एक्स की जो अपडेटेड वैल्यू है वो 10 है। लाइन नंबर 5 पर जब एक्स को प्रिंट कराया जा रहा है तो उस समय एक्स की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, 20 हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या आएगी, 20, और यहाँ पर क्या आएगी हमारी 10। ये प्रोग्राम सिर्फ ये बता रहा है कि टॉपिक का नाम वेरिएबल क्यों होता है। वेरी माने बदलना, एबल माने योग्य। तो वेरिएबल एक वो एंटिटी है जो अपनी वैल्यू को बदल सकता है। अच्छा, जब हम किसी वेरिएबल में वैल्यू को बदलते हैं तो क्या ऐसा है कि जिस टाइप की वैल्यू मैंने पहली बार असाइन करी है अब बदलूंगा तो उसी टाइप की बदलनी चाहिए? जैसे इस प्रोग्राम में एक्स की पहली वैल्यू 10 आई है, 10 एक इंटीजर वैल्यू है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अब इस प्रोग्राम में एक्स बदलेगा, लेकिन जब भी बदलेगा वो इंटीजर वैल्यू के साथ ही बदलेगा? ऐसा नहीं होता पाइथन के अंदर। आप एक्स की वैल्यू फ्लोट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आप स्ट्रिंग कर दीजिए, ये मैटर नहीं करता कि वेरिएबल जब बदल रहा है तो किस तरह की वैल्यू बदलेगा, कोई सी वैल्यू बदल सकता है। जबकि सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। वहां पर वेरिएबल अपनी वैल्यू बदलता है, लेकिन पहली बार में जिस टाइप की वैल्यू उसके पास होती है, जितनी बार बदलेगा उसी टाइप की वो बदल सकता है ना। पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता। अब वेरिएबल में जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में मेनली टू टाइप्स की मेमोरी होती है। पहली होती है हमारी हार्ड डिस्क, दूसरी होती है हमारी रैम, दूसरी होती है हमारी रैम। हार्ड डिस्क को सेकेंडरी स्टोरेज भी कहा जाता है और रैम को प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है। ठीक है, पेन ड्राइव, डीवीडी, सीडी, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट होती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब होता है परमानेंट स्टोरेज, जिसमें एक बार अगर मैं कोई डेटा रख दूं तो वो परमानेंट हो गया जब तक मैं उसे खुद डिलीट नहीं करूंगा। जैसे मैंने पेन ड्राइव के अंदर कोई मूवी स्टोर कर ली, अब मैंने पेन ड्राइव को कंप्यूटर से अनप्लग कर लिया, तब भी वो मूवी पेन ड्राइव में रहेगी। 5 साल बाद अगर उस पेन ड्राइव को यूज करोगे तो मूवी मिलनी चाहिए उसके अंदर। जब तक मैं उसे डिलीट नहीं करूंगा वो डिलीट नहीं होगी। ऐसे हमारे कंप्यूटर में सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव होती हैं। तो जो ड्राइव होती है वो हार्ड डिस्क का पार्ट होती है। ठीक है, तो अगर मैंने कोई सॉन्ग, कोई मूवी अपने हार्ड डिस्क में रखी हुई है, सिस्टम शट डाउन कर दूं तो वो डिलीट नहीं हो जाती है, वो रखी हुई है। तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज, या हम परमानेंट स्टोरेज के नाम से जानते हैं। दूसरी मेमोरी होती है, इसको बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मेमोरी हमारी परमानेंट नहीं होती। ये जो मेमोरी है ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये है कि जब तक आपकी फाइल का एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता
तब तक रैम के अंदर वो फाइल रहेगी, और एक बार जब एग्जीक्यूशन हो गया तो रैम से वो डिलीट हो जाएगी। मैक्सिमम कोई भी डेटा रैम के अंदर तब तक रह सकता है जब तक पावर सप्लाई आ रही है। जैसे ही सिस्टम शटडाउन हुआ, रैम में जो भी था सब खत्म, कुछ नहीं बचा। दोबारा कंप्यूटर चलाओगे तो पुराना वाला कुछ नहीं आएगा रैम के अंदर। ठीक है। तो अब हमारा जो सीपीयू होता है, जो हमारा सीपीयू होता है, ये हमारा एग्जीक्यूशन करने वाला काम करता है। तो सीपीयू हमारा रैम से बात करता है, सीपीयू हार्ड डिस्क से बात नहीं करता। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई भी फाइल रन करनी है, कोई मूवी रन करनी है, कोई सॉन्ग प्ले करना है, या कुछ भी जो आप रन करना चाहते हैं, उसको रैम में होना चाहिए, और सीपीयू फिर रैम से उसको रन कराता है। बट प्रॉब्लम यह है कि जो इंसान होता है, जो यूजर है, हम और आप लोग होते हैं, वो यहाँ होते हैं। हम और आप लोग हार्ड डिस्क से बात करते हैं। हम सी ड्राइव, डी ड्राइव में मूवी रख के आ सकते हैं, प्रोग्राम रख के आ सकते हैं। हम रैम के अंदर कभी भी कुछ रख के नहीं आ सकते। तो एक यूजर बात करता है हार्ड डिस्क से, रैम से बात नहीं करता। सीपीयू बात करता है रैम से, हार्ड डिस्क से बात नहीं करता। तो अब जो भी फाइल मुझे रन करनी है, वो फाइल हार्ड डिस्क में पहले होती है, फिर वो फाइल पहुंचती है रैम के पास, फिर रैम से सीपीयू अपना उसको रन करता है। ठीक है। तो जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, अभी ये प्रोग्राम है, अगर मैं कंप्यूटर बंद कर दूं तो ये प्रोग्राम डिलीट तो हो नहीं जाएगा। प्रोग्राम का नाम है P31। अगर मैं इसे बंद भी कर दूं तो ये प्रोग्राम डिलीट तो नहीं होगा। तो ये प्रोग्राम अभी कहाँ रखा हुआ है? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क के अंदर, डी ड्राइव के अंदर आपने रखा हुआ है, कहीं भी रख लो जहां आपका मन करे। अब मुझे इस प्रोग्राम को रन करना है, तो मैं चाहे इसे VS कोड पे चलाऊं, चाहे कॉलएप पे चलाऊं, चाहे कहीं भी चलाऊं, जब मैं इसको रन कराऊंगा ऐसे करके, तो इस प्रोग्राम की एक कॉपी कहाँ जाके बनेगी? रैम के अंदर बनेगी। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये प्रोग्राम की एक कॉपी रैम के अंदर हमारी क्रिएट होगी, और सीपीयू फिर इस प्रोग्राम को आपके रन करा दे। आउटपुट आ गया। अब जैसे ही आउटपुट आ गया, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, रैम के अंदर से प्रोग्राम को हटा दिया गया, अब रैम के अंदर नहीं है। कब तक प्रोग्राम रैम के अंदर था? जब तक एग्जीक्यूशन हो रहा था। एग्जीक्यूशन खत्म, प्रोग्राम मेमोरी से खत्म, रैम से खत्म। तो रैम के अंदर कोई भी फाइल तब तक रहती है जब तक उसका एग्जीक्यूशन पूरा ना हो जाए। जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन पूरा हो जाएगा, रैम से वो हटा दी जाती है। ठीक है। अब जब आपसे ये कहा जाए कि मैं अपने प्रोग्राम का मेमोरी एलोकेशन समझना चाहता हूँ, तो मेमोरी एलोकेशन शब्द किस मेमोरी का है? हार्ड डिस्क में मेमोरी मिलना या रैम के अंदर मेमोरी मिलना, ये बात इस हेडिंग में बताई नहीं जाती। ये हमें पहले से पता होना चाहिए कि मेमोरी एलोकेशन जो शब्द होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, वो रैम के अंदर मेमोरी एलोकेट करने को रिप्रेजेंट करता है। हार्ड डिस्क में तो वो फाइल होगी होगी, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। तो जो मेमोरी एलोकेशन का टर्म होता है, ये टर्म एप्लीकेबल है इसके लिए। तो अगर मैं बोलूं मेरे प्रोग्राम की मेमोरी लोकेट हुई, वेरिएबल का एलोकेशन हुआ, ये एलोकेट हुआ मेमोरी में, वो हुआ, तो वो सब किसकी बात हो रही है? रैम की बात हो रही है। तो रैम के अंदर मेमोरी लोकेशन हमारा होता है। अब अगर मैं इस पिक्चर में से रैम को बाहर निकाल दूं, इस पूरी पिक्चर में से सिर्फ रैम को बाहर निकाल दूं, तो रैम के अंदर ड्राइव नहीं होती। सी ड्राइव, डी ड्राइव, ये सब रैम के अंदर नहीं होती।
तो रैम के अंदर कोई फाइल फिर रहेगी कैसे जब उसमें ड्राइव नहीं होती? तो रैम के अंदर क्या होता है, ब्लॉक्स बने होते हैं। ऐसे करके रैम के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स बने होते हैं। तो जो भी आपका डेटा है, जब हम कहते हैं रैम में स्टोर हुआ, तो रैम के किसी न किसी मेमोरी ब्लॉक पर आकर स्टोर हमारा होता है। ठीक है। अब जब ये प्रोग्राम चलेगा, ठीक है, जब ये प्रोग्राम चलेगा तो लाइन नंबर 1 का जब एग्जीक्यूशन किया जा रहा होगा, तो इस 10 को किसी मेमोरी ब्लॉक पर स्टोर कर दिया गया होगा। लेट अस सपोज ये वो मेमोरी ब्लॉक है जहां पे 10 आया, यहाँ पे 10 को रख दिया। ठीक है। अब इस मेमोरी ब्लॉक की पहचान क्या होगी? रैम के अंदर ब्लॉक्स होते हैं इस तरह से, और हर ब्लॉक का कोई एड्रेस होगा। लेट सपोज ये जो ब्लॉक है इसका एड्रेस है 1000, मान लेते हैं इसका एड्रेस 1000। अब ये जो एक्स है, एक्स को अलग एक मेमोरी ब्लॉक में रखा गया। मान लीजिए एक्स यहाँ पर है, एक और मेमोरी ब्लॉक बना एक्स को लेकर। तो ये जो मेमोरी ब्लॉक है इसमें एक्स स्टोर नहीं होगा, इसमें क्या स्टोर होगा? इसमें 10 का एड्रेस स्टोर होगा। तो यहाँ आ गया 1000। और वो मेमोरी ब्लॉक जिसमें 10 का एड्रेस रखा गया, उसका नाम एक्स रख दिया गया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पाइथन के अंदर जो वेरिएबल है, वो वेरिएबल वास्तव में वैल्यू को स्टोर करता ही नहीं है। हमें ऊपर से लग रहा है कि वेरिएबल में 10 स्टोर हो गया। बिहाइंड द सीन वेरिएबल में जो वैल्यू हमने रखी है, वो वैल्यू ना जाकर उस वैल्यू का एड्रेस जाके स्टोर हुआ हो। तो बिहाइंड द सीन अगर किसी वैल्यू और उसके वेरिएबल को हम पिक्चर में समझें, तो ये कुछ पिक्चर हमारी बनती है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि कोई भी वेरिएबल पाइथन के अंदर वास्तव में वैल्यू को स्टोर करता ही नहीं है। वैल्यू अलग मेमोरी ब्लॉक पर स्टोर होती है, और उस मेमोरी ब्लॉक का जो एड्रेस होता है वो हमारा वेरिएबल में स्टोर होता है। इसीलिए बहुत से लोग पाइथन के अंदर जो वेरिएबल है इसको रेफरेंस वेरिएबल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है वो वैल्यू को रेफर कर रहा है, वैल्यू खुद नहीं रखता है, वैल्यू को रेफर कर रहा है। एक्स रेफर कर रहा है 10 के लिए। इसलिए बहुत से लोग पाइथन के अंदर वेरिएबल को रेफरेंस वेरिएबल कह देते हैं। या इसको कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये जो वेरिएबल है ये अपनी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। पॉइंट करना तो क्या कह दिया? पॉइंटर वेरिएबल। तो चाहे तो आप इसे एक्स को एक रेफरेंस वेरिएबल बोलें, चाहे आप इसे पॉइंटर वेरिएबल बोलें। ये समझने के लिए टर्म हो गए। हम एज ए प्रोग्रामर आपस में जब कम्युनिकेशन करेंगे तो बोलेंगे वेरिएबल ही, हम नहीं बोलेंगे रेफरेंस वेरिएबल, हम नहीं बोलेंगे पॉइंटर वेरिएबल, हम बोलेंगे वेरिएबल है जिसमें 10 रखा हुआ है। तो जब ये बात बोली जाएगी कि मेरे पास एक वेरिएबल है जिसमें 10 रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या मानना है वो आपके सामने है कि इसका मतलब ये होता है। ठीक है। चलो अब अगर आपसे कहा जाए कि पूरी रैम को हटाकर सिर्फ इस वाली पिक्चर को अलग ले आते हैं, तो ये वो 10 है, ये वो ब्लॉक है जहाँ पे 10 रह रहा है, ये वो ब्लॉक है जहाँ पे 10 का एड्रेस रह रहा है। एड्रेस क्या होगा मुझे नहीं पता, मैंने एज्यूम कर लिया 1000 होगा।
और वो ब्लॉक जिसमें हमारी वैल्यू का एड्रेस होता है, उस ब्लॉक का एक नाम रख दिया जाता है, और वो नाम वही दिया जाता है जो मेरे वेरिएबल का नाम होता है। ये इस तरह से मेमोरी एलोकेशन होता है किसी भी वैल्यू का अपने वेरिएबल के साथ। चलो, अब पाइथन के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनका एक टाइप होता है। जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, इंटीजर टाइप की वैल्यू, फ्लोट टाइप की वैल्यू। तो मान लीजिए मैं किसी वैल्यू का टाइप चेक करना चाहता हूं, मुझे 10 का टाइप चेक करके बताइए पाइथन में क्या होगा। कहने को हमें ये पता है कि ये इंटीजर है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली हम ये प्रोग्राम में पता कर सकते हैं कि 10 का टाइप इंटीजर है? आंसर इज यस। और ऐसा करने के लिए टाइप नाम का एक फंक्शन आता है। टाइप फंक्शन में आप अपनी वैल्यू दीजिए, वो वैल्यू का पाइथन में जो भी टाइप होता होगा वो लाकर आपको दे दिया जाएगा। तो ये मुझे क्या लेकर आएगा? ये मुझे लेकर आएगा मेरी वैल्यू का टाइप। तो मैं सीधे इसे प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। तो 10 का टाइप आ गया क्लास इंट। तो अभी आप क्लास वर्ड को इग्नोर करो और सिर्फ फोकस करो किस पर? इंट। कि हाँ भाई, इंट नाम से पाइथन में कुछ ना कुछ होता है। तो इस तरह से हमारे पास किसी वैल्यू का रैम के अंदर जिस ब्लॉक पर एलोकेशन किया गया है उसका एड्रेस लाने का भी तरीका होता है। हमने तो समझने के लिए 1000 मान लिया है, लेकिन एक्चुअल में जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा उस समय 10 का जो एलोकेशन किया गया है वो जिस ब्लॉक पर किया गया है उसका एड्रेस लाने के लिए आईडी नाम का फंक्शन होता है। आईडी फंक्शन में आप अपनी वैल्यू पास करिए, ये क्या करेगा? उस वैल्यू का एड्रेस लाकर आपको दे देगा। तो ये एड्रेस आया, मैं 1000 मान रहा था, ये इतना बड़ा एड्रेस है रैम के उस ब्लॉक का जहां पे 10 को रखा गया है। जितनी बार प्रोग्राम रन कराते हैं उतनी बार 10 को रैम में जगह मिल रही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार सेम ब्लॉक ही मिल रहा होगा। अलग अलग मेमोरी ब्लॉक जो अवेलेबल होगा वो दे दिया जाएगा। देखो, इस बार ये आया, अगली बार कुछ और आया। आधा घंटे बाद प्रोग्राम चलाओगे यही तो 10 को जगह मिलेगी। कहाँ मिलेगी ये नहीं पता। अब मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल में 10 को स्टोर कर दिया, तो बोलने के लिए हम अभी भी यही बोलेंगे कि वेरिएबल में हमने वैल्यू को स्टोर कर दिया। लेकिन एक्चुअल पिक्चर क्या है वो आप जानते हैं कि वेरिएबल में वैल्यू नहीं आई होगी, वेरिएबल उस वैल्यू को रेफर या पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है। तो अब अगर मैं टाइप फंक्शन को किसी वेरिएबल के साथ यूज करता हूं तो टाइप फंक्शन उस वेरिएबल का टाइप नहीं बताता, बल्कि उस वैल्यू का टाइप बताता है जिसको ये वेरिएबल रेफर कर रहा है। तो एक्स अभी किसको रेफर कर रहा है? 10 को। तो 10 का जो टाइप है वही हमारा एक्स का टाइप होगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि पाइथन में वेरिएबल का
अपना कोई निजी टाइप होता ही नहीं है, वो अपनी वैल्यू के टाइप से ही जाने जाते हैं। तो जब मैं x इक्वल टू 10 करूंगा और टाइप ऑफ x निकालूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम x का टाइप निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये है x जिस वैल्यू को रेफर कर रहा है हम उसका टाइप निकाल रहे हैं। तो x किस वैल्यू को रेफर कर रहा है? 10। 10 किस टाइप की वैल्यू है? इंटीजर। अगर मैं किसी वेरिएबल से कहूं कि वेरिएबल अपने ब्लॉक का एड्रेस बताओ, भाई इस ब्लॉक का भी तो कोई एड्रेस रहा ही होगा जहां पर एक्स रखा हुआ, लेटर सपोज 2000। ठीक है, तो जब मैं आईडी फंक्शन जो कि एड्रेस लाने वाला काम करता है किसी वेरिएबल के साथ अगर मैं इसका यूज करूंगा, तो उस वेरिएबल का एड्रेस नहीं देता, ये वेरिएबल जिस वैल्यू को रेफर कर रहा है उस वैल्यू का जो एड्रेस है वो ला कर देता है। तो यहाँ पर एक्स का अपना एड्रेस जो भी रहा होगा वो हमें कभी नहीं मिलेगा। पाइथन में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं इस वेरिएबल का अपना खुद का जो एड्रेस है वो ले आऊं। हमेशा आईडी एक वैल्यू का एड्रेस देने वाला काम करता है फंक्शन। अब एक्स में कौन सी वैल्यू रखी हुई है? 10। तो 10 का एड्रेस आ जाएगा। कैसे साबित होगा कि ये एक्स का एड्रेस देगा या एक्स की जो वैल्यू है उसका एड्रेस आएगा इस फंक्शन से? हमने कहा देखो, आउटपुट देख के आपको पता चलेगा ये किसका एड्रेस है। लाइन नंबर 2 पर 10 का एड्रेस है, देखो ना, लाइन नंबर 2 पर ये तो 10 का एड्रेस है, और लाइन नंबर 5 पर मैंने एक्स का एड्रेस प्रिंट कराया। तो एक्स का एड्रेस और 10 का एड्रेस कैसा आया? दोनों का बिल्कुल सेम। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब आईडी ऑफ एक्स ने एक्स का एड्रेस दिया ही नहीं है, उसने उस वैल्यू को एड्रेस दिया है जिसको एक्स वेरिएबल हमारा रेफर कर रहा था। यानी कि जो टाइप और आईडी फंक्शन है ये हमेशा किसका एड्रेस लेकर आएंगे? वैल्यू का एड्रेस, वैल्यू का टाइप लेकर आते हैं। चाहे आप इन्हें वेरिएबल के साथ यूज करो, चाहे डायरेक्टली आप इन्हें वैल्यू के साथ यूज करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पाइथन के साथ एक और इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट ये है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग वैल्यूज आर इम्यूटेबल या अनमॉडिफाइबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? जो अब जैसे अगर हम कोविड के वायरस की बात करें तो इसके कई म्यूटेशन आ चुके हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, है ना, म्यूटेशन, बदलाव आ चुके हैं। इम्यूट जिसमें बदलाव ना हो, कोविड खत्म हो जाएगा अगर ये इम्यूटेट हो जाए। इम्यूटेट मतलब ये अपना रूप बदलना बंद कर दे तो कोविड खत्म। ठीक है, तो इम्यूटेबल का मतलब होता है जो ना बदल पाए, म्यूटेबल का मतलब होता है जो बदल दे। ठीक है, तो क्या बोला गया? इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग वैल्यूज इम्यूटेबल होती हैं। कहां पर इम्यूटेबल होती हैं? इन मेमोरी। इसका मतलब है कि आपने लिखा एक्स इक्वल टू 10, फिर आपने प्रिंट कराया एक्स की वैल्यू, फिर आपने लिखा एक्स इक्वल टू 20, फिर आपने प्रिंट कराया एक्स के लिए। तो बताइए, लाइन नंबर 6 पर एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 10 या 20? 20 आनी चाहिए। तो जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है फिर उसकी तो वैल्यू खत्म हो गई, उसका तो कोई रोल ही नहीं बचा, क्योंकि जो मैंने लिखा है उसमें ये बताया गया है कि भाई पाइथन के अंदर इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग बदलते नहीं है मेमोरी के अंदर। तो सर इस लाइन का कोई मतलब तो रहा ही नहीं, फिर तो ये तो बदल रहा है। हमने कहा अब इसको समझना पड़ेगा। जब आपने
x इक्वल टू 10 लिखा तो 10 ये है, x इसको रेफर कर रहा हूं। जब आप x इक्वल टू 20 करते हैं तो क्या नहीं होता और क्या होता है? ऐसा नहीं होता कि इसको इरेज करके यहाँ पे 20 लिख देंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेमोरी के अंदर इंटीजर बदलता नहीं है। तो फिर बदलाव कैसा आ गया? एक नई मेमोरी में 20 को ला दिया गया और एक्स से कहा अब आप इसको रेफर मत करो, अब आप इसको रेफर करो। तो अब अगर मैं कभी भी एक्स से उसका टाइप पूछूंगा तो 20 का टाइप बताएगा, एक्स से कभी उसका मैं एड्रेस पूछूंगा तो 20 का एड्रेस बताएगा। ठीक है। तो अब इस बात को प्रूफ करने के लिए कि इंटरनली ऐसा हुआ होगा, मैं आईडी निकालूं एक्स की जब एक्स 10 को रेफर कर रहा था, फिर मैं आईडी निकालता हूं एक्स की जब एक्स 20 को रेफर कर रहा है। अगर दोनों जगह पर आईडी सेम आती है एक्स की, तो इसका मतलब होगा कि एक ही जगह पर 20 था और उसी जगह पे इरेज करके 20 लिख दिया गया है, क्योंकि एड्रेस दोनों बार सेम आया। और अगर दोनों बार आईडी अलग अलग आएंगी, इसका मतलब पहले एक्स कहीं और रेफर कर रहा था किसी और ब्लॉक पर, इस बार एक्स किसी और ब्लॉक पर रेफर कर रहा है। अलग अलग आ रही है हमारे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेमोरी के अंदर इंटीजर इम्यूटेबल है, वो बदलेगा नहीं। अगर आप बदलोगे तो एरर भी नहीं आती। क्या होता है, जो आप बदलने की बात कर रहे हो उसको एक नई मेमोरी में ला दिया जाता है और आपके वेरिएबल को पुराने वाले से हटाकर नए वाली वैल्यू को रेफर करा दिया जाता है। ठीक है। अब अगर आप सोचना चाहें तो सोच सकते हैं कि ऐसा करने से मेमोरी वेस्टेज नहीं हो रहा है। क्या ऐसा करने से मेमोरी खराब नहीं हो गई मेरी? क्योंकि अगर मैं फिर से लिख दूंगा x इक्वल टू 50, तो 50 फिर से मेमोरी में आएगा। अब x जो पहले 10 फिर 20 को रेफर कर रहा था, उनका क्या हुआ? 10 और 20 क्या मेमोरी के अंदर पड़े रहेंगे जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में रहेगा, या वो इमीडिएटली डिलीट कर दिए जाएंगे? और अगर डिलीट नहीं करे जाएंगे तो फिर मेमोरी वेस्टेज हो रहा है। तो वेस्टेज कब तक हो रहा होगा? जब तक कंप्यूटर शट डाउन ना करे तब तक। अरे नहीं भाई, जब तक एग्जीक्यूशन इस प्रोग्राम का पूरा नहीं हो जाता। मैक्सिमम किसी भी वैल्यू की लाइफ कितनी होती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तक? प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म, उस प्रोग्राम में जितनी वैल्यू जितने वेरिएबल थे सब खत्म, कुछ नहीं बचा रैम के अंदर। ठीक है। तो अब ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन क्या ये पड़े रहेंगे मेमोरी के अंदर? तो ये हमारा एक क्वेश्चन है कि अगर पाइथन में ऐसा होता है तो मेमोरी वेस्टेज हो रही है, तो क्यों करा गया ऐसा? इसका आंसर अभी आपको मिलेगा। तो अब मान लीजिए मैंने क्या करा, 3 बैरल बनाए x y z, और तीनों को मैंने सेम वैल्यू दे दी। एक्स को भी 10 दे दी, वाई को भी 10 दे दी, और जेड को भी मैंने 10 दे दी। अब अगर मैं यहाँ पर तीनों को प्रिंट कराऊंगा तो ये तीनों वैल्यू प्रिंट होंगी, एक्स वाई। अब देखो एज ए प्रोग्रामर हमारा काम तो हो गया। अगर हम मेमोरी के अंदर क्या हुआ उसको जाके देखना चाहें तो ऐसा नहीं हुआ होगा।
तो क्या हुआ होगा? तो पाइथन के अंदर जब एक ही वैल्यू को अलग अलग वेरिएबल से रेफर कराया जाता है तो मेमोरी के अंदर वो एक ही बार आती है वैल्यू, हर किसी के लिए अलग अलग नहीं आती है। अब इस बात को साबित कैसे करोगे कि बिहाइंड द सीन पिक्चर ये हो रही है या ये हो रही है, क्योंकि दोनों ही बार आउटपुट 10-10 ही आना है। तो इसका एक ही तरीका बचता है, आईडी ऑफ एक्स निकालो। तो एक्स अपनी वैल्यू का एड्रेस दे देगा, आईडी ऑफ वाई निकालो तो वाई अपनी वैल्यू का एड्रेस देगा। अब अगर ये तीनों अलग अलग वैल्यू हैं तो तीनों के अपने अपने एड्रेस होंगे XYZ। और अगर ये तीनों वैल्यू एक ही हैं तो तीनों के तीनों एक ही को रेफर कर रहे हैं, हमारे तीनों का एड्रेस कैसा आएगा? सेम। सेम एड्रेस तीनों का। मतलब बिहाइंड द सीन ये बात सही है कि ऐसा नहीं होता, यही होता है। अब इससे पहला वाला जो कॉन्सेप्ट था और ये वाला कॉन्सेप्ट था, इन दोनों को मिला रहा हूं। अब अगर आपके मन में ये आए कि चलो पाइथन ने एक ही वैल्यू को तीन वेरिएबल पे रेफर करा लिया, अगर भाई ये बोले कि मैं तो अपनी वैल्यू चेंज करूंगा, तो भाई ने अपनी वैल्यू 10 से बदलकर क्या कर दी? 20 कर दी। तो मन में डर आएगा कि एक्स और जेड को भी तो ये चेंज मिल जाएगा, क्योंकि मेमोरी में तो एक ही बार आया था 10, और वहां पर भाई ने जाके बदल दिया, अब 10 का क्या कर दिया उसने? 20 कर दिया। तो ये डर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने एक रूल पढ़ा कि कभी भी वैल्यू बदलती नहीं है। अगर आप बदलाव करते हैं तो नई मेमोरी के अंदर ये आ जाएगा, तो 20 यहाँ आ जाएगा। और भाई से क्या बोलेंगे? भाई इसे छोड़ो, अब आप इधर आ जाओ। एक्स और जेड अभी भी पुराने वाले को रेफर कर रहे हैं, वहां पर 10 ही है। और भाई एक नए मेमोरी ब्लॉक में रेफर करने लगा जहां पर हमने उसको उसकी वैल्यू 20 दे दी। तो अब इस बात को साबित कैसे करोगे? मैंने कहा फिर से एक्स का एड्रेस, वाई का एड्रेस और जेड का एड्रेस निकाल लो। एक्स और जेड का एड्रेस वही आएगा जो पहले आया था, वाई का एड्रेस बदल गया हो। एक्स का एड्रेस, वाई का एड्रेस, जेड का एड्रेस, एक्स का एड्रेस और जेड का एड्रेस वही है, वाई का एड्रेस बदल गया क्योंकि वैल्यू उसकी बदल। तो अब यहां से एक चीज आपको समझ में आ रही है, अगर मुझे कोई मेमोरी शेयर करनी है या कोई वैल्यू शेयर करनी है तो सबसे पहले क्या करो? इसमें होने वाले बदलाव को रोको, क्योंकि अगर ये बदल गई तो जितने लोग भी इसको रेफर कर रहे हैं सबको वो चेंज मिलेगा। इसीलिए क्या रूल बनाया गया कि पाइथन में वैल्यू कैसी होगी? इम्यूटेबल होगी, बदलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें उसे शेयर कराना है, कई लोग उसी को शेयर करेंगे तो वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और अगर कोई चेंज करता है तो उसको मना भी नहीं करना है कि नहीं कर सकते। क्या करेंगे? उसको एक नई मेमोरी लोकेट कर देंगे और वो नई मेमोरी को रेफर करना शुरू कर देगा। चलिए, तो पाइथन में इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है हमारा वेरिएबल। कि क्या है वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, ये हमारी समझ में आ जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम है हमारा ऑपरेटर। ऑपरेटर ऑपरेटर का काम क्या होता है? कोई मैथमेटिकल, कोई लॉजिकल या कंपैरिजन ऑपरेशन को अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। मैथमेटिकल, कंपैरिजन, लॉजिकल, ये तीन तरह के ऑपरेशन
अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑपरेटर्स का यूज करना होता है। एग्जाम्पल, मुझे 2 नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये जो सिंबल है एस्टेरिस्क, ये एक ऑपरेटर। मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है, तो ये जो सिंबल है ये ऑपरेटर। एटीएम से पैसे निकालना है, एटीएम के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा होगा, पहले वो चेक करेगा कि जितना रुपया आप निकाल रहे हो उतना खाते में है या नहीं। यानी कि जो आपका अवेलेबल बैलेंस है मस्ट बी ग्रेटर देन किससे, आपके विड्रॉ वाले से, जो विड्रॉ अमाउंट है उस। तो कैसे चेक करा, कंपेयर करा, कंपेयर करने के लिए सिंबल आया, कौन है, ऑपरेटर। अब दोबारा सुनेंगे, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स मैथमेटिकल कंपैरिजन या लॉजिकल फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं, और जनरली ये सिंबल्स होते हैं, जनरली ये सिंबल्स होते हैं। लेकिन कुछ पाइथन के कीवर्ड्स को भी ऑपरेटर बनाया गया है। ठीक है, कुछ कीवर्ड कौन कौन से, जैसे हमारे पास नॉट कीवर्ड है, हमारे पास इन कीवर्ड है, इज कीवर्ड है, एंड कीवर्ड है, और कीवर्ड है। तो ये हमारे 5-6 कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो ऑपरेटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें तो ऑपरेटर्स आर जनरली सिंबल्स एंड कीवर्ड। क्या काम है इनका, मैथमेटिकल कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना। लॉजिकल ऑपरेशन, बूलियन अलजेब्रा पढ़ी होगी आपने कभी, एंड गेट, नॉर गेट, बूलियन अलजेब्रा, ट्रू फॉल्स पे चलने वाली। तो बूलियन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए लॉजिकल ऑपरेशन कहा जाता है। अब अगर हम एक और टर्म की बात करें, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2+3, मैं लिखा x+y, मैंने लिखा 2+3 ब्रैकेट में +3+4 एक ब्रैकेट में। अब आप इन 3 अलग अलग एग्जाम्पल में अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो ये ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, और यहाँ पर ये ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है। बट मैं इसको फोकस कर रहा हूँ, ये कौन है, ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर कह दो। अच्छा, यहाँ पर 2 और 3, ये क्या है, हमारी वैल्यू। एक्स और वाई क्या है हमारे, वेरिएबल, वेरिएबल। अच्छा, 2+3 अपने आप में एक एक्सप्रेशन हो गया, एक्सप्रेशन, और 3+4 ये भी अपने आप में एक एक्सप्रेशन। तो किसी भी ऑपरेटर को अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए या तो वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, या वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, या
एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती है। वैल्यूज, वेरिएबल्स, एक्सप्रेशन, इनको वन वर्ड में ऑपरेंड कहा जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑपरेटर जो भी अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो ऑपरेंड के ऊपर परफॉर्म करता है। ऑपरेंड कैन बी ए वैल्यू और वेरिएबल और एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगला टर्म क्या हो गया? ऑपरेंड। वैल्यू हो सकती है, कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो। ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड। जो ऑपरेटर्स हैं ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं किसके ऊपर? ऑपरेंड्स के ऊपर। ऑपरेटर्स के अलग अलग टाइप होते हैं। एक होता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, एक होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, एक होता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, एक होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। साइन ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, बाकी एक्सेट्रा में आ जाए। अर्थमेटिक ऑपरेटर वो होते हैं जो सबसे बेसिक मैथमेटिक्स के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जब आपको गणित सिखाई जाती है तो गणित में पहला पड़ाव होता है काउंटिंग सिखाना, 1 2 3 4 5। दूसरा पड़ाव क्या होता है? जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वही होते हैं जो सबसे बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पूरी गणित का बेस यही है। आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे
तो उसमें गुणा भागी तो हो रही है। आप एरिया निकालोगे, उसमें गुणा हो रही है। आप कुछ भी निकालो, ईएमआई निकालो अपनी, कुछ भी निकालो, उसमें ये 5 ऑपरेशन होते हैं, तो उन्हीं को अर्थमेटिक ऑपरेशन कहते हैं। पूरी गणित उसी पर टिकी हुई है। तो मैंने कर दिया पहला प्लस। क्या करेगा प्लस? अर्थमेटिक एडिशन। गणित में 10 और 3 का एडिशन जितना भी आता होगा, पाइथन में भी उतना ही आएगा। तो 10 और 3 का एडिशन मैथमेटिक्स में 13 आएगा, तो पाइथन में भी 13 ही आएगा। दूसरा आता है सबट्रैक्शन। पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, 7 आ गया। लेकिन अगर आप ऐसे कर दोगे तो खेल बिगड़ जाएगा। 3 - 10 -7 आएगा। प्लस में तो फर्क नहीं पड़ता, 10 + 3 लिखोगे या 3 + 10 लिखोगे, फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि हमें कभी कभी ये भी देखना पड़ेगा कि ऑपरेंड्स का ऑर्डर क्या रखना है, पहले कौन सा ऑपरेंड आएगा, बाद में कौन सा ऑपरेंड आएगा। सिर्फ इतना जान लेना सफिशिएंट नहीं होता कि ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेटर काम करते हैं। हमें ऑपरेंड्स का ऑर्डर भी समझना होता है, पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। मल्टीप्लीकेशन, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। मल्टीप्लाई शब्द वास्तव में ऑफिशियल शब्द नहीं है। ऑफिशियल शब्द का नाम है प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट। तो वो क्या है? एस्ट्रिक सिंबल। हम मल्टीप्लाई बोल देते हैं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमें ज्यादा समझ में आता है। तो 10 की गुणा 3 से करेंगे या 3 की गुणा 10 से करो, तो फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। एक और है पावर। डबल एस्ट्रिक मतलब होता है पावर। पावर मतलब पहले वाले की पावर दूसरा। इसका मतलब हो गया 10 की पावर, कितना आएगा 10 की पावर 3? 10 × 10 मल्टीप्लाई बाई, जो भी रिजल्ट आएगा। तो अगर आप किसी की पावर निकालना चाहते हैं तो डबल एस्ट्रिक का यूज करके आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर मैटर करेगा। अब इसका मतलब कुछ और है। अब इस वाले का मतलब क्या हो गया? 3 की पावर 10। अब सॉल्व करने से जो रिजल्ट आएगा वो हमारा। तो ऑपरेंड्स का ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, जोड़ते समय, गुणा करते समय फर्क नहीं पड़ा, घटाते समय और पावर निकालते समय फर्क पड़ेगा। 3 तरह से भाग करना पाइथन में सिखाया गया। 3 तरह से कैसे भाग कर लोगे? हम लोग तो एक ही तरह सीखा था। कुछ रह गया पढ़ने से हमारा क्या? हमने कहा नहीं, रह नहीं गया है, लेकिन हम सिस्टमेटिक वे से समझ रहे हैं। तो टोटल 3 तरीके से भाग किया जाता है, हमने पढ़ा तीनों। फॉरवर्ड स्लैश, एक होता है बैक स्लैश, पीछे की तरफ स्लैश, बैक स्लैश n, बैक स्लैश 3, ये नहीं। फॉरवर्ड स्लैश, आगे की तरफ स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश भाग करने वाला काम करता है, डिवीजन करने वाला काम करता है। तो अब भाग करने में फर्क पड़ेगा। इसका मतलब है कि 10 को भाग करना है 3 से, 3 × 3 = 9।
एक बचा, अब भाग होगी नहीं, दशमलव लगाया, जीरो कॉपी करा, 3 3 जा 9, पर ऐसा तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट ये डिवीजन हमारा जो कोशेंट वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं कोशेंट। कोशेंट को हिंदी में बोलते हैं भागफल। तो ये जो हमारा फॉरवर्ड स्लैश ऑपरेटर है, ये हमारे क्वेश्चन को डेसिमल पॉइंट के 14 प्लेसेस या 15 प्लेसेस तक लेकर आएगा। उतने में रिजल्ट आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके आगे नहीं जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 प्लेसेस पर हर किसी के लैपटॉप में यही आंसर आएगा। 15 तो 16 प्लेस आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे तो वो क्या आएंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं। तो पाइथन में फ्लोटिंग नंबर की एक्यूरेसी अप टू 14 डेसिमल प्लेसेस रखी गई है। इसका मतलब है कि अप टू 14 डेसिमल प्लेसेस हर किसी के लैपटॉप पर, चाहे इंटेल हो, चाहे एएमडी हो, चाहे 32 बिट हो, 64 बिट हो, कोई सा ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लाइनेक्स हो, मैकबुक हो, सोलरिस हो, विंडोज हो, सबका आंसर 14 प्लेसेस तक सेम है। उसके बाद के 2 प्लेस की कोई गारंटी नहीं। इसे बोलते हैं यहाँ पर हम ट्रू डिवीजन, या अपनी आसान भाषा में फ्लोट डिवीजन। एक होता है हमारा डबल फॉरवर्ड स्लैश। जो डबल फॉरवर्ड स्लैश होता है वो हमारे क्वोशंट को, यानी हमारे भागफल को इंटीजर में रखता है, दशमलव में नहीं ले आएगा। दशमलव और उसके बाद का सब कुछ इग्नोर कर देगा। ऐसे डिवीजन का ऑफिशियल नाम होता है फ्लोर डिवीजन, और हम अपनी भाषा में इसको इंटीजर डिवीजन कह सकते हैं। तीसरा और आखिरी डिवीजन मॉडलो डिवीजन। इसे हम बोलते हैं किताब की भाषा में मॉडलो डिवीजन, और अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, हमने कहा देखो ये क्या करता है, हमारे जो भी रिमाइंडर बचा है उस रिमाइंडर को ही आउटपुट बताता है। यानी कि 10 को अगर हम 3 से भाग करें तो जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को ही क्या मानता है, ये आउटपुट। तो ये क्या है हमारा, इसी को बोलते हैं मॉडलो डिवीजन, या अपनी भाषा में हम इसे क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। रिमाइंडर शेष फल बचा कुचा ना, रिमाइंडर डिवीजन, शेष फल। रियल लाइफ में एग्जाम्पल से अगर हम समझें, मान लीजिए आपसे कहा जाए 10 एप्पल है, अब मुझे इनको 5 लोगों में बांटना है, तो एक आदमी पे कितने एप्पल आएंगे। तो आप क्या करेंगे, 10 को भाग करेंगे 5 से, बच्चों वाली स्टाइल से करो। 10 को भाग करा 5 से, 5 दूनी 10, रिमाइंडर कितना है, 0।
तो अब आपने बोला हर इंसान को दो दो सेब दे दो, तो आपने क्या बताया? कोशेंट बताया। यही तो कहा आपने। अगर मैं आपसे कहा था कि सेब 11 हैं, दो पंजे, 5 दूनी 10, बचा क्या? एक। तो रिमाइंडर हमें क्या बता रहा है? कि पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, भाग पूरी तरह से नहीं दी जा सकती। रिमाइंडर हमें बताता है क्या कोई नंबर किसी नंबर से पूरी तरह से भाग हो गया, नहीं हो गया। अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो भाग हो गया पूरी तरह से। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या बताता है? डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, किसी भी चीज का वितरण बताता है डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्या बताता है? ये बताता है डिविजिबल, क्या कोई नंबर पूरी तरह से डिविजिबल हो गया कि नहीं हो गया। जैसे आपसे कहा जाए कि बताओ कोई नंबर इवन कब होता है। अगर आप दिल्ली में रहने वाले हो तो आपको सिखा दिया गया है लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है तो इवन नंबर है, ऑड इवन चलता रहता है वहां पर। किताबों में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ये तो एक आम इंसान को बताने का एक सरल तरीका है कि किसी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आएगा तो इवन नंबर है। अगर मैं आपसे कहूँ एक प्रोग्रामर बनकर आप प्रोग्राम बनाइए, तो आप कभी भी इस तरह से लॉजिक नहीं सोचते। कैसे सोचोगे? हमें पढ़ाया गया है गणित में, अगर किसी नंबर को 2 से भाग किया जाए और वो पूरी तरह से हमारा डिवाइड हो जाए तो नंबर कैसा? इवन। पूरी तरह से डिवाइड हो जाए मतलब क्या चीज क्या आनी चाहिए? रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। तो किसी भी नंबर को 2 से भाग करने पर मुझे क्या चेक करना है? क्वोशंट चेक करना है कि रिमाइंडर चेक करना है? रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो कौन है? हमारा इवन है, अदरवाइज वो इवन नहीं। तो इवन ऑड के प्रोग्राम में आपको ये वाला लॉजिक में यूज करना है, इनका कोई इस्तेमाल नहीं। समझ में आ रही है कहानी? ठीक है, चलो। डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए रिमाइंडर निकाला जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए शुरू के 2 निकाले जाते हैं। बराबर। ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं वन वर्ड में। तो ये आपसे बोले पाइथन में कितने अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, आप बताएंगे अर्थमेटिक एडिशन, अर्थमेटिक सब्ट्रैक्शन, अर्थमेटिक प्रोडक्ट, अर्थमेटिक पावर, 4 हो गए। अर्थमेटिक ट्रू डिवीजन, अर्थमेटिक फ्लोर डिवीजन, अर्थमेटिक मॉडुलो डिवीजन। टोटल 7 तरह के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में। इनमें से ये सी में जावा में नहीं पाया जाता, ये पाइथन के अंदर ही मिलता है, कहीं और किसी लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। पावर वाला, डिवीजन वाला कोई एक मिलेगा, ये नहीं मिलेगा कहीं। तो हम पाइथन को पढ़ रहे हैं, पाइथन में देखेंगे ठीक है पाइथन में क्या है। अर्थमेटिक के बाद अगला आता है असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। जैसे x = 10। तो ये जो इक्वल टू हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, ये हम देखकर प्रोनाउंस कर देते हैं। वास्तव में इस इक्वल टू का ऑफिशियल जो नेम है वो असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जो इक्वल टू सिंबल होता है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। किसी किताब में इक्वल टू शब्द लिखा नहीं मिलता, ये हम बस बोलते हैं। और हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि सामने वाले को समझ में आता है। तो अगर कुछ गलत बोला जाए लेकिन सामने वाले को सही समझ में आ रहा है तो वो गलत सही माना जाता है।
एक एग्जाम्पल ये है जिसको हम इक्वल टू बोलते हैं, जो कि ऑफिशियली कोई वर्ड ही नहीं है ना। सही वर्ड इसका असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर भी बोलते हैं क्योंकि समझ में आता है, इसलिए हम बोलेंगे x = 10। तो ये तो सर कुछ नया है ही नहीं। अब नया क्या है वो आप सीखिए। नया ये है कि असाइनमेंट ऑपरेटर ये कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल ही होना चाहिए। ऐसे मत कर देना। अब ये मत कहना बात तो एक ही है, एरर आ जाएगी। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते समय एक रूल को ध्यान रखेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर का कोई रूल नहीं है। मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर को वैल्यू पे समझाया, आप दो बैरल पे कर लो। x+y, x×y, x-y, x/y, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वेरिएबल ले लो, एक वैल्यू ले लो, x+5, x×2, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही आंसर आएंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर में रूल कि लेफ्ट हैंड साइड में, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल होना चाहिए। राइट हैंड साइड में वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचो, अगर मैं ऐसे लिख दूं y = x, तो ये सही है गलत है? सही है। रूल है लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल होना चाहिए। राइट वाला वैल्यू भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो अब y में कौन आ गया? y जो x में था, x में कौन था? 10। तो y में भी कौन आ गया? मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, x+y+5। अब ये मत कहना कि z में x आ जाएगा। जब इस तरह से कुछ लिखा हो तो उसे एक्सप्रेशन कहते हैं, और उस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो जाके स्टोर होता है लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल। एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 10, और +5 आपने कर ही दिया, कुल मिलाकर 25 हो गया। और जेड में जाके 25 आपका स्टोर। कैसे बोलते हैं? असाइनमेंट। लेकिन ये जो असाइनमेंट है इसको हम सिंपल असाइनमेंट कहते हैं। हमारे पास एक और असाइनमेंट है जिसका नाम है मल्टीपल असाइनमेंट। क्या जरूरत है इसके बिना भी हमारे काम हो जाएंगे, लेकिन इसके आ जाने से काम थोड़ी आसानी से हो जाएंगे। किस पर्पस के लिए हमें आसानी देता है ये? जब आपको एक लाइन पर एक से ज्यादा वेरिएबल डिफाइन करने हैं। मुझे एक्स वाई वेरिएबल को एक ही लाइन पर डिफाइन करना है। x = 10, तो मेरे मन में आया कॉमा लगा देते हैं, y = 20। अगर मैं ऐसे कर देता तो कोई इफ एंड बट नहीं है, ये सही है। लेकिन मैं चाहता हूँ एक ही लाइन पर ये दोनों होने चाहिए, तो अभी एरर आ गई। तो अगर मैं एक ही लाइन पर एक से ज्यादा वेरिएबल को डिफाइन करना चाहता हूँ तो उसका रूल होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में पहले आप अपने वेरिएबल बनाएंगे, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में उतनी ही वैल्यूज लिखेंगे। तो पहले वेरिएबल को पहली वैल्यू मिलेगी राइट हैंड साइड, दूसरे को दूसरी, तीसरे को तीसरी, चौथे को चौथी। गिनती बराबर होनी चाहिए। उधर जितने वेरिएबल हैं इधर उतनी वैल्यू होनी चाहिए, कम ज्यादा होने पर एरर आ जाएगी। तो अगर ये नहीं भी होता तब भी कोई फर्क तो ना पड़ता, तब भी तो हम कर ही लेते काम। बस ये होता एक की जगह दो लाइन लग जाती है। तो मल्टीपल असाइनमेंट का काम होता है एक लाइन पर एक से ज्यादा वेरिएबल को डिफाइन करना। अगर ये नहीं होता तो बस मुझे अलग अलग लाइन लगानी पड़ती, काम तो मेरा फिर भी हो जाता। एक और है जिसका नाम है चेन्ड असाइनमेंट।
चेन असाइनमेंट का काम होता है एक लाइन में मल्टीपल वेरिएबल को एक ही वैल्यू से इनिशियलाइज करना। जैसे x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू, तो 10 असाइन हो गया जेड में, जेड की वैल्यू असाइन हो गई वाई में, और वाई की वैल्यू असाइन हो गई एक्स। फाइनली तीनों के अंदर सेम वैल्यू हमारी इनिशियलाइज हो गई। तो अगर आप एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल को सेम वैल्यू से डिफाइन करना चाहते हैं, तो स्पेसिफिक केस हो गया आपका चेन असाइनमेंट, आप यहां पर यूज कर सकते। रूल है जो वैल्यू है सबसे लास्ट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कर देना कि 10 को यहाँ लगा देते हैं और जेड को यहाँ कर देते हैं। तैयार रहो एरर के लिए। तो चेन असाइनमेंट में वैल्यू सबसे लास्ट में होनी चाहिए, बाकी सब वेरिएबल होनी चाहिए। एक और होता है जिसका नाम है कंपाउंड असाइनमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर को मिलाकर लिखा जाता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर को मिलाकर कंपाउंड असाइनमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल, x इक्वल टू 5, x को मैंने प्रिंट करा दिया। मैं लिखा x प्लस इक्वल टू 4। तो इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू में 4 को जोड़ो और जो रिजल्ट बने वापस से x में असाइन करो। दैट मीन्स x इक्वल टू एक्स प्लस। तो ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है इस स्टेटमेंट। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा x, तो बताइए लाइन नंबर 25 पर x की क्या वैल्यू प्रिंट होगी? 9। अब 9 हो चुकी है। x मल्टीप्लाई इक्वल टू 3। अब मैं लिखूंगा नहीं साइड में। अब बताओ लाइन नंबर 27 पर x की वैल्यू क्या होगी? 27। अभी मत कहना 5 मल्टीप्लाई 3, जो अभी x की वैल्यू हो चुकी है उसमें मल्टीप्लाई 3 हो। एक और, x माइनस इक्वल टू 1। इन्हें बोलते हैं कंपाउंड, कंपाउंड असाइनमेंट। कंपाउंड का मतलब केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने 9th में, कि कंपाउंड है मतलब इसके अंदर अलग अलग चीजें मिलेंगी। इसके अंदर एस्पिरिन मिलेगी, इसके अंदर अल्कोहल मिलेगी। वो लैब में कभी आपने करा होगा टेस्ट। कंपाउंड मतलब मिश्रण। कंपाउंड की हिंदी होती है मिश्रण। पाइथन के अंदर दो ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनसे हम काफी फैमिलियर हो सकते हैं अगर हमने सी जावा लैंग्वेज पढ़ी हुई है, लेकिन वो पाइथन में नहीं होती। कौन है वो? इंक्रीमेंट ऑपरेटर पाइथन में नहीं चलता, एरर आ जाती। डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं चलता, एरर आ जाती। क्या करते थे ये दोनों? इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर पाइथन में नहीं होता।
ये करते क्या थे सी में, किसी वेरिएबल में +1 या -1 किया करते। अच्छा ये बताओ, अगर पाइथन में ये नहीं है तो क्या मैं एक्स में +1 नहीं कर पाऊंगा? क्या ये गलत हो जाएगा? इसका मतलब भी तो यही है, x = x+1। पाइथन में इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं है। क्या आ जाएगी हमारी है? कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन का यूज बहुत है रियल लाइफ में। एक क्लास में फर्स्ट कौन आया, कैसे पता चला होगा? कंपेयर करे होंगे मार्क्स, जिसके ज्यादा होंगे वो फर्स्ट आएगा। इंडिया वेस्ट इंडीज में कौन जीता? जिसके रन ज्यादा बने वो जीता। तो कंपैरिजन तो रियल लाइफ में कर ही रहे हैं ना। हम फेसबुक पर लॉगिन करते हैं तो क्या फेसबुक वाला हमारे आईडी पासवर्ड मैच नहीं करता होगा? हम पेटीएम से किसी को अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, लास्ट में यूपीआई पिन डालते हैं, तो पिन कुछ भी डाल दोगे तो हो थोड़ी जाएगा ट्रांसफर। सही होना चाहिए, सही मतलब पहले कंपेयर किया गया होगा। तो रियल लाइफ में ढेरों एग्जाम्पल है यहाँ कंपैरिजन होता है। ठीक है? तो अगर मुझे पाइथन में कंपैरिजन करना है, मान लो दो वैल्यू का बराबर कंपैरिजन करना है, दो वैल्यू बराबर है या नहीं, तो उसके लिए डबल इक्वल ऑपरेटर होता है। डबल इक्वल इसको हम देखकर बोलते हैं, इसका सही नाम होता है इक्विटी ऑपरेटर। इक्विटी ऑपरेटर, हम इसको देखकर जो बोलते हैं वो भी सही है, उसे चलने देते हैं। डबल इक्वल, किसी किताब में डबल इक्वल लिखा नहीं मिलेगा। बराबर, ये दो वैल्यू अगर सेम है तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। बताओ ट्रू, यानी कि ये हमें ट्रू या फॉल्स बताते हैं। जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर हम पढ़ेंगे उनका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स होगा। सही है कंपैरिजन तो ट्रू, कंपैरिजन सही नहीं है तो फॉल्स। तो अभी मैं दोनों को बराबर कंपेयर कर रहा हूँ। क्या 10 20 के बराबर होता है? नहीं। क्या आएगा? क्या 10 10 के बराबर होता है? हमने कहा 10 10 के बराबर होता है। एक इसका उल्टा होता है, नॉट इक्वल कंपैरिजन। एक्सक्लेमेशन सिंबल और इक्वल टू सिंबल, कलेक्टिवली से क्या बोलते हैं? नॉट इक्वल। ये कहता है कि मैं ट्रू तब दूंगा जब दो वैल्यू बराबर ना हो। उल्टा है ना, इक्वल वाले का उल्टा है, डबल इक्वल वाले का उल्टा है। तो अब बताओ यहाँ पे ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? तो फिर लास्ट में ट्रू। जब दो वैल्यू बराबर नहीं होती हैं तब ये ट्रू देता है। अब मुझे किसी वैल्यू को कंपेयर करना है ग्रेटर, क्या ये बड़ी है? तो कैसे लिखेंगे? 10 इज ग्रेटर देन 5। तो ये सिंबल होता है ग्रेटर का। किसको ग्रेटर मानेगा? लेफ्ट वाले। तो 10 इज ग्रेटर देन 5 अगर सही है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अगर मैं लिखूं 10 इज ग्रेटर देन 20, फॉल्स। 10 20 से ग्रेटर नहीं होता। 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली से या तो ग्रेटर हो, ग्रेटर नहीं है तो बराबर हो। तो बराबर में डबल इक्वल ही लिखते हैं यहाँ पर,
सिंगल ही लगेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि वैल्यू या तो बराबर होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए। कौन सी वाली? जो लेफ्ट में लिखी है वो। किससे? राइट वाली। तो इस बार 10 से ग्रेटर तो नहीं है, बट बराबर तो है। क्या आएगा? इसी तरह से एक होता है लेस देन। 10 इज लेस देन 5, ये लेस देन का सिंबल है। क्या 10 5 से छोटा होता है? फॉल्स। लेस देन और इक्वल टू, यानी कि 10 से छोटा हो या बराबर हो, कोई भी एक बात सही होगी तो ट्रू आ जाएगा। क्या आएगा लास्ट वाले में? ट्रू। इन्हें बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कई बार क्या होता है कि मैं दो कंपैरिजन पर ट्रू फॉल्स चाहता हूं। जैसे आपने फेसबुक पर अपनी आईडी दी, वो सही है, पासवर्ड आपने गलत दे दिया, तो क्या लॉगिन हो जाएंगे आप? नहीं। यानी कि दोनों चीज मैच होनी चाहिए, आईडी मैच होनी चाहिए आपकी और पासवर्ड भी मैच होना चाहिए। तो दो कंपैरिजन करेगा फेसबुक वाला इंटरनली, फिर यूजर आईडी का और पासवर्ड का। तो अगर मैं दो कंपैरिजन के बेस पर ट्रू या फॉल्स लाना चाहता हूं, तो दो कंपैरिजन को कैसे करें? मान लो एक कंपैरिजन करा मैंने 10 डबल इक्वल ये, और एक कर दिया 5 इज ग्रेटर देन। दो कंपैरिजन है। अब बताओ इनके बेस पर मुझे ट्रू या फॉल्स सही है, फाइनल रिजल्ट ट्रू या फॉल्स सही है, तो इन दोनों को कैसे मिलाएं? तो दो कंपैरिजन को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। दो कंपैरिजन को कंबाइन करने के लिए कॉमा नहीं लगाना है। कॉमा लगाओगे तो दोनों का अपना अपना रिजल्ट आएगा। पहला वाला फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू है। दो रिजल्ट नहीं लाने हैं, रिजल्ट एक ही लाना है। इन दोनों को कंबाइन करके एक ही लाना है। तो जब दो कंपैरिजन को कंबाइन करते हैं तो या तो यूज होगा लॉजिकल एंड, एक ऑपरेटर है जिसका नाम है एंड ऑपरेटर, ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर भी कहलाता है। ये कहता है कि मैं ट्रू तब दूंगा जब दोनों कंपैरिजन ट्रू होंगे, अदरवाइज मैं फॉल्स दूंगा। अगर एक भी कंपैरिजन का रिजल्ट फॉल्स है तो मेरा रिजल्ट भी फॉल्स होगा। अगर दोनों कंपैरिजन के रिजल्ट ट्रू हैं तभी मैं ट्रू दूंगा। बताओ अभी क्या देगा फिर ये? अभी रिजल्ट क्या आना चाहिए? फॉल्स। और अगर मैं ऐसे कर दूं, अब क्या आना चाहिए? क्योंकि पहला वाला भी ट्रू है और दूसरा वाला भी ट्रू है, जब दोनों ट्रू होते हैं तब रिजल्ट क्या आएगा? एक होता है हमारा और लॉजिकल और,
लॉजिकल और ये कहता है कि अगर एक भी ट्रू हो गया, रिटर्न्स ट्रू इफ एनी ऑपरेंड इज ट्रू। बताइए इन दोनों का रिजल्ट क्या आएंगे अब। और का मतलब है कोई भी एक ट्रू होने पर ट्रू आएगा, तो अब ये फॉल्स है बट ये तो ट्रू है, तो ये क्या देगा, हमें पूरा रिजल्ट ट्रू देगा। यहाँ तो दोनों ही ट्रू है, रिजल्ट क्या आएगा। जब भी दो कंपैरिजन को कंबाइन करके रिजल्ट निकालना हो, हम लॉजिकल ऑपरेटर लगाते हैं, लॉजिकल एंड। तब हमें ट्रू देगा जब दोनों बातें सही हैं। लॉजिकल और हमें तब ट्रू देगा जब दोनों में से कोई भी एक बात सही है। एक और होता है तीसरा, लेकिन वो क्या करता है, वो हमारे जो रिजल्ट आया है उसको अपोजिट बनाने के लिए यूज होता है। जैसे अगर रिजल्ट मेरा ट्रू आया है, मान लीजिए, उसके पहले अगर मैं नॉट लगा दूं तो क्या करेगा, ये उसको फॉल्स बना देगा। सबसे लास्ट वाला देखो क्या आ रहा है, फॉल्स। तो अगर मैं किसी भी रिजल्ट को अपोजिट कर दूं तो कैसे करूंगा, जो भी रिजल्ट आया है या तो ट्रू आया होगा या फॉल्स आया होगा, उसके पहले नॉट लगा दो। तो नॉट क्या करता है, जो भी हमारा रिजल्ट आया था, बुलियन रिजल्ट आया था ट्रू या फॉल्स का, उसको अपोजिट कर देता है, ट्रू को फॉल्स बना देता है और फॉल्स को ट्रू बना देता है। चलिए आज की क्लास इतनी, बाकी अगले सैटरडे को मिलेंगे 9:30 बजे।